नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। और अभी सुप्रीम कोर्ट में एक अजीबोगरीब मैटर आया। और वो मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 3 जजेस की बेंच बैठी थी जहां तक मुझे समझ में आता है। और वो बेंच ने बड़े खतरनाक कमेंट कर दिए हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ। हालांकि वो जज साहब 2017 में रिटायर हो गए, लेकिन जो कमेंट किया गया उनके लिए और जो कहा गया कि वो रिटायर हो गए, तो ये तो भगवान का अच्छा वो था और ये गुड लक था, या ये फिर कहो कि फॉर्चुनेट भाग्य है कि वो रिटायर हो गए और सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे मैटर आने बंद हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जज साहब का एलिवेशन ही हुआ होगा। जज साहब का एलिवेशन ही हुआ होगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एलिवेशन होता है, और एलिवेशन वकील से जज बनाया जाता है एलिवेट करके, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज को एलिवेट करके हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है, और हाई कोर्ट के जज को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि इसका निर्णय सिर्फ कोलेजियम करती है। कोलेजियम मतलब हाई कोर्ट की कोलेजियम बैठेगी, और हाई कोर्ट की कोलेजियम जो जज साहब प्रेजेंट हो रहे होंगे। कहा यह जाता है, मैं आपको बताता हूं कि एक बार मैं अपने सीनियर के साथ बैठा था, और उस समय एनजेएसी का मामला चल रहा था। भाई एनजेएसी सरकार लेकर आई थी 2015 में, 2014 में केंद्र सरकार बैठी ही थी, और वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सिर्फ इसलिए लेकर आई थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक प्रक्रिया होनी चाहिए, और ये लोग तय करेंगे। तो प्योर जुडिशियल साइड से हटाकर उसको एक सामंजस्य बिठाना जाना था। एनजेसी का मामला चल रहा था, हम बड़े सीनियर एडवोकेट थे, उनके साथ हम बैठे थे, और ये हो रहा था कि उसका डिस्कशन होना है, कैसे होना है। मैंने एक सुझाव दिया। मैंने ये कहा कि हाई कोर्ट का जज बनाने से पहले एक एचजेएस, हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करवा लीजिए। कोई भी जज जिसको हाई कोर्ट का जज बनाया जाए, उससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम क्वालिफाई कर ले। जो डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम क्वालिफाई कर ले, वो ज्वाइन ना करे, वो हाई कोर्ट के लिए अप्लाई करे, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस और दिखाए, तो हाई कोर्ट में भी वो हो सकता है। तो कम से कम एक एचजेएस का एग्जाम, हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई कर लेना चाहिए। अगर उसके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होने की योग्यता नहीं है, तो हाई कोर्ट के जज होने की योग्यता कैसे हो सकती है? ये मेरा कहना था, और सामने से कई सीनियर एडवोकेट्स ने ये कहा, जो कि उस समय सरकार के साथ भी थे या सरकार का पक्ष रखते थे। उन्होंने कहा कि किस तरह की बात कर रहे हो। एक हाई कोर्ट की जुडिशरी एक एडवोकेट को लगातार ऑब्जर्व करती है, उसकी बहस सुनती है, उसका स्तर सुनती है, उसकी प्लीडिंग देखती है, उसका केस स्टेटस देखती है, और वो लगातार उसके सामने होता है। वो ज्यादा अच्छा, बेटर ऑब्जर्व कर पाएगा कि वाकई में ये जज होने लायक है कि नहीं है। इतनी बात तो समझ में आई मेरे। लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि अगर वो अपने किसी रिश्तेदार को लेना चाहे, या जिसने उसको ऑबलाइज किया था उसके बच्चों को लेना चाहे ऑबलाइज करने के लिए, और ये परंपरा ऐसी चलना शुरू हो जाए, तो फिर जो ऑब्जर्वेशन की बात आप कर रहे हैं ये बहुत गलत हो जाएगा। मैंने उस समय भी कहा था कि भाई जो एडवोकेट रहता है वो अपने बच्चों का वकालतनामा लगवाना शुरू कर देता है, उसके नाम पेमेंट लेना शुरू कर देता है, उसको धीरे धीरे उतारना शुरू कर देता है। हकीकत यह है कि सीनियर एडवोकेट सीनियर ही रहता है, जिसकी वजह से केस चढ़ता उतरता है, और अपने बच्चों का बायोडाटा लगाने लगता है, अपने बच्चों का वकालतनामा लगाने लगता है, जिसकी वजह से उनके बच्चों का क्राइटेरिया मेंटेन हो जाता है, और फिर वो जजशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि हकीकत में वो प्योरली प्रैक्टिशनर अच्छा हो। वो पिता के बिहाफ पर भी करता है, जजेस के बिहाफ पर उनके बच्चे करते हैं, तो फिर कैसे ऑब्जर्व करेंगे? इसलिए मेरा उस समय सुझाव यह था कि कम से कम एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे होता है, वैसे जुडिशियल एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा लीजिए, और नहीं तो कम से कम हायर जुडिशियल सर्विसेज का बेसिक एग्जाम क्वालिफाई करवा लीजिए। फिर जितने क्राइटेरिया आप देखते हैं एलिवेशन के लिए, वो सब अब लगा दीजिए। निश्चित तौर से इससे गुणवत्ता अच्छी होगी। आप जो क्राइटेरिया लगा रहे हो कि जज उसको ऑब्जर्व करेगा, जज उसको देखेगा, उसकी प्लीडिंग, उसका केस, उसका ये सब कुछ ठीक है, लेकिन एक एलिजिबिलिटी एग्जाम तो क्वालिफाई करवा लीजिए। अभी तो पीएचडी कर लेता है कोई व्यक्ति, फिर भी अगर उसको बीइंग ए प्रोफेसर लगना है तो नेट क्वालिफाई करना होता है, सेट क्वालिफाई करना होता है, नीचे डिग्रियां लिए बैठा होता है, लेकिन टेट क्वालिफाई करना होता है। कुल मिलाकर वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पूरा कर ले, तब उसका अपॉइंटमेंट करिए।
भाई मैं जूनियर एडवोकेट था, बाकी सब सीनियर थे, उन्होंने सबने दौड़ के हमको काट लिया, तो हम चुप हो गए। लेकिन मेरा मन यही कर रहा था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में एक छोटा सा लगुना लगा दिया जाए, और वो ये हो कि ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सारी क्राइटेरिया देखनी, जो ये जेईटी जुडिशियल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर देगा, जेट क्वालिफाई कर लेगा, वो अप्लाई कर सकता है। अभी दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। नहीं हो पाया। और एनजेएसी, मैंने उस समय भी इन सभी लोगों से कहा था कि देखना ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो उड़ा देंगे, और अगर ये क्राइटेरिया लगा दिए तो जनता का प्रेशर आ जाएगा, मजबूर हो जाएंगे। लेकिन नहीं हुआ। अब अपॉइंटमेंट तो वैसे ही होता है। सुप्रीम कोर्ट में एक प्लीडिंग आई, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, उस केस को चीफ जस्टिस सुन रहे थे। सुनते समय उन्होंने कहा, भाई व्हाट टाइप ऑफ फाइल इट इज, ये किस तरह की फाइल है। क्योंकि जज साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किए थे लिखते समय, वो इस्तेमाल किए थे देयर बाइज, THEREBYS, देयर बाइज, देयर टोस, इमेंसे, एविडेंशियरी, टेनेंसिटी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, जो शब्द ही नहीं है। अब ये संभव है कि वो, चूंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे, तो ये संभव है कि उनकी लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं हो। इंग्लिश वो जूनियरों से फाइल तैयार करवाते हों, फाइल कर देते हों, बहस वो बहुत अच्छी करते होंगे, और कोर्ट को कन्विंस कर लेते होंगे लोकल लैंग्वेज में। और इंग्लिश जो लैंग्वेज बोलने की है वो अलग रहती है, लिखने की अलग रहती है। इसलिए जजेस को उस समय, चूंकि इनके अपॉइंटमेंट के समय, जिन जज साहब की हम बात कर रहे हैं, इनके अपॉइंटमेंट के समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई हुआ करते थे। आपको याद होगा, रंजन गोगोई वही जज हैं जो 4 जजेस एक समय पर ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे। और इस बात के लिए करने आ गए थे कि वो ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, और उन्होंने ये कहा कि 370 को मैं डे टू डे सुन लूंगा, और मैं राम मंदिर को भी डे टू डे सुन लूंगा। वो बेंच पर आ रहे थे, तो इन लोगों ने कहा वो बेंच, जो ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा बना रहे हैं, वो बेंच, वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहां सीनियर जूनियर का वो चल रहा है। रंजन गोगोई साहब उस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनकी कोलिजियम रही होगी। उस कोलिजियम ने इन जज साहब का नाम प्रपोज किया होगा। केंद्र में ऑनरेबल जस्टिस HS कपाड़िया चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उनकी जो 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 कोलिजियम है, उस कोलिजियम ने उसको अप्रूवल दिया होगा। तब केंद्र सरकार ने 2011 में, चूंकि 2010-11 का अपॉइंटमेंट है, तब केंद्र सरकार उस समय किसकी रही होगी ये भी सोच लीजिए। तो उन्होंने उसका एलिवेशन किया होगा, राष्ट्रपति का आदेश हुआ होगा। तो कुल मिलाकर इतनी प्रक्रिया से गुजरे, लेकिन जज साहब, मैंने जैसे कहा कि समस्या जो रही होगी कि वो प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग तो करवा लेते होंगे किसी से, टाइप राइटर होते हैं, तमाम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं, लेकिन उनका आर्गुमेंट बहुत अच्छा होगा, या फिर वो बहुत अच्छा केस लड़ते होंगे। एलिवेट हो गए, एलिवेट हो गए तो जजमेंट लिखेंगे। 2010-11 से लेकर 2017 तक वो सीट पर रहे, 2017 में रिटायर हो गए। अब उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट आ रही हैं। उनकी अपीलें आ रही, मतलब आई तो तभी होंगी, लेकिन 4-5 साल यहां भी लगते हैं कुछ मामलों में, तो वो सुनवाई हो रही थी। अभी पिछले महीने ही 3 जजेस की एक बेंच ने भी इसी तरह का, इन्हीं जज साहब का मामला पकड़ा, और उन्होंने भी इसको हॉरेबल कहा कि भाई ये क्या है। मैं बात कर रहा हूं ऑनरेबल जस्टिस, जो जो जिन जज साहब की बात हो रही है, वो ऑनरेबल जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, सुरेश्वर ठाकुर साहब, 17 मई 2025 की बात है यहाँ पर, वो सॉरी, वो 2025, सॉरी, 17 मई 2025 की रिटायरमेंट की बात है। वो रिटायर हो चुके कुल मिलाकर, मैं 2017 पीछे कह गया था, रिटायर हो गए। कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि वो रिटायर हो गए किसी तारीख को, 2025 मई को रिटायर हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके जो जजमेंट कोर्ट के सामने आते हैं, तो बहस चल रही थी। बहस चलते समय नीचे जज साहब, जो जो एडवोकेट उनको चैलेंज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब ये तो समझ में नहीं आता कि ये जजमेंट कैसे लिखते हैं, ये जजमेंट की भाषा समझ नहीं आती, ये जजमेंट में क्या कहना चाहते हैं वो समझ में नहीं आता। तो चीफ जस्टिस ने कमेंट किया कि इस जजमेंट में नहीं, उनके किसी जजमेंट में समझ में नहीं आता।
उनके किसी जजमेंट में समझ में नहीं आता, इतनी लैक ऑफ क्लैरिटी होती है उनके जजमेंट में, और पुअर ड्राफ्टिंग होती है, बहुत खराब ड्राफ्टिंग होती है। अब देखो, जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होगी, और आपने हिंदुस्तान के अंदर देखिए, मजे की बात यह है कि अंग्रेजी भारत की 22 भाषाओं में नहीं है, मतलब इंडियन लैंग्वेज है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है ही नहीं अंग्रेजी। लेकिन कमाल की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही लिखी है, और 22 भाषाओं में है नहीं। अब ये एनामली है। नेटिव भाषा में जिसकी बहुत अच्छी तैयारी हो, उससे आप उम्मीद बहुत नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करेगा अंग्रेजी में। हालांकि अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उनसे हो सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जिस लैंग्वेज का वो स्पेशलिस्ट है, उस लैंग्वेज में लिख सकता है जजमेंट, उसकी ट्रांसलेशन करवा लीजिए। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी ही हमारे यहाँ की मुख्य भाषा है। चाहे आपको आती हो या ना आती हो। बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स से मैं मिला देश में, जो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इंग्लिश फ्लो बहुत अच्छा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की बहुत अच्छी नहीं, लेकिन वो एडवोकेट बहुत उम्दा है, कानून के बहुत उम्दा जानकार हैं, कानून के बहुत उम्दा वो प्रैक्टिशनर हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा पर कमांड नहीं है। अब ये सुरेश्वर साहब, इनका एलिवेशन हो गया, लेकिन उनकी भाषा पर, अंग्रेजी पर कमांड नहीं होगी, इसलिए भाषाओं को लिखते समय वो कुछ ऐसे शब्दों का विवरण देते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को वो जजमेंट अंडरस्टैंडेबल नहीं होते। अब ये कहा गया कि जब से उनके जजमेंट सुप्रीम कोर्ट आते हैं, मतलब ये बेंच में बैठ कर बात हो रही है, ओपन कोर्ट में, जब उनके जजमेंट चैलेंज होने के लिए आते हैं, तो फिर उनके जजमेंटों को समझना असंभव होता है। या तो उनका मोस्टली जजमेंट पलट दिया जाता है, और या फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को दोबारा वापस भेजा जाता है, इनको दोबारा देखा जाए, इनके पर दोबारा ट्रायल चलाया जाए। इतने खतरनाक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जजेस का कहना है, इतने खतरनाक इनके जजमेंट होते हैं कि वो समझ से परे होते हैं। मेरी समझ में तो आता नहीं, ये फैसले मेरी समझ नहीं आते। इसलिए ये जजमेंट को भी ये कहा गया, इस जजमेंट के समय पर कहा गया कि जो जो जजमेंट आए और जिन जजमेंटों में एनोमली है, उन जजमेंटों को हाईकोर्ट दोबारा सुन सकता है, दोबारा सुन ले। अब आप सोच लीजिए, ये कोई जनरल ऑर्डर तो है नहीं कि हाईकोर्ट उनके जजमेंटों को दोबारा सुन ले। अच्छा, मजे की बात यह है कि जजमेंटों में किसी का पक्ष तो मिला ही होगा, किसी को तो ऑर्डर मिला ही होगा। अगर वो जजमेंट दोबारा ओपन कर दिया जाए, तो फिर जिनके पक्ष में ऑर्डर हो चुका वो एग्रीव्ड पार्टी हो जाएगी, तो और ज्यादा एनोमली क्रिएट होगी, और ज्यादा समस्याएं क्रिएट होंगी अगर उनको दोबारा खोला जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट दोबारा खोलने का तो आदेश नहीं दे सकता कि भाई इनको जनरली दोबारा देखा जाए। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि जो जजमेंट अनक्लियर हैं, जिनमें समस्या लगती है, उनको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दोबारा देख सकता है। अब इसके पीछे की लीगल सैंक्टिटी और प्रिंसिपल हमारी समझ में तो आया नहीं। क्यों? क्योंकि या तो कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हो तो वो पलट दे, उसका पावर है, या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको कॉल बैक करे कि भाई वहां पर भेज दो, रिमांड कर दे वहां, कि भाई वहां भेज दो, वो करेंगे, दोबारा देख लीजिए। लेकिन उनके जजमेंटों पर एक कॉमन स्टेटमेंट दे देना कि भाई इनके जजमेंट समझ में नहीं आते और ये दोबारा किए जा सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि किन प्रावधानों में दोबारा देखे जा सकते हैं। अब सिंगल जज का जजमेंट हो अगर, तो हो सकता है कि भाई लेटर्स पेटेंट पिटीशन डाल दी जाए, लेकिन क्रिमिनल जजमेंट होगा तो फिर 2 जजेस की बेंच ही होगी। तो ये बहुत सारी एनामलीज इस जजमेंट में क्रिएट होने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया, भरी बेंच में जो कमेंट किया, और ये धन्यवाद दिया भगवान को, तो किसको सवाल खड़े कर रहे हैं? ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई को, जो कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे उस समय, उनकी कोलेजियम को, या ऑनरेबल जस्टिस एच.एस. कपाड़िया को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, और या फिर उस समय की कांग्रेस सरकार को, जिसने उनका एलिवेशन कंफर्म कर दिया था। हाँ, आज की सरकार जो है वो ये लोग जो नाम भेजते हैं उन पर 100% एक्ट नहीं करती, मना कर देती है, वापस भेज देती है। आपको याद होगा कि सौरभ कृपाल की फाइल आई थी और इन्होंने नहीं अप्रूव करी थी। बार बार उस समय के 3 चीफ जस्टिस की बेंच ने लिखा था, लेकिन केंद्र ने उसको अप्रूवल नहीं दिया था, क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, या मैं कहूं प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि वो योग्य व्यक्ति को जज बनाए।
और चीफ जस्टिस केवल सलाहकार होता है, सलाह उसकी बाइंडिंग नहीं होती थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन बाद में वो जो केसेस आए, और केसेस में एससीएआर एसोसिएशन ने, और वो आपस में जुडिशियल ऑर्डर हो गया, जुडिशियल ऑर्डर के बाद अब चीफ जस्टिस और उसकी कोलेजियम की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग होती है, सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती, जबकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो उस समय की कांग्रेस सरकार को सवाल खड़ा किया जाए कि उन्होंने भाई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया, या फिर उस समय कांग्रेस सरकार को कहा जाए कि उन्होंने धक्का लगाकर इनको एंट्री मरवाई थी कि भाई इनको जज बना दो, या फिर ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई क्या कर रहे थे, वो तो चीफ जस्टिस बाद में हुए, या फिर एचएस कपड़िया साहब क्या कर रहे थे। इसीलिए बहुत सारे जजेस के कमेंट है कि कोलेजियम सिस्टम पूर्ण रूप से वेल प्रूव्ड नहीं। मैं कहता हूं कोलेजियम का यही काम करने दीजिए, आप खुश रहिए, एक जुडिशियल एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा दीजिए, हायर जुडिशियल एलिजिबिलिटी टेस्ट या जुडिशियल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उस एलिजिबिलिटी के उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही वो अप्लाई कर सकता है। वो सर्टिफिकेट अगर उसके पास नहीं है क्वालिफाई का तो वो अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो मामला अभी सामने आने लगा। बाकी सब आप लगाइए, जो आप लगाते हैं देखते हैं, जो वो सब देखिए, लेकिन कम से कम भारत के साथ, लोगों के साथ आप सोचिए कि उन जज साहब ने इतने सालों में 10 12 15 साल रहे, इतने सालों में कितने जजमेंट करे होंगे, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सारे गड़बड़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओपन बेंच में कमेंट कर दिया, चीफ जस्टिस की बेंच ने कमेंट कर दिया, उनके जजमेंटों पर सभी पर सवाल खड़ा, उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा कर दिया, धन्यवाद भगवान को दे दिया, सौभाग्य कह दिया कि भाई सौभाग्य है कि वो रिटायर हो गए कम से कम। तो ये कसूर अपॉइंटमेंट का है, ये कसूर भाषा का है, या ये कसूर उन जज साहब का है, या पूरे सिस्टम का है? आप लोग लिखकर बताइएगा, और जो आपके सुझाव हैं वो भी लिखकर बताइएगा, ताकि मैं किसी न किसी अगले एपिसोड में या लेक्चर में उसको कवर कर सकूं, और आपके ज्ञान से मैं भी कुछ प्राप्त कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।